हेलो एवरीवन। आज डेरिवेटिव्स के ऊपर लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम स्वैप्स को डिस्कस करेंगे। स्वैप किस टाइप का डेरिवेटिव है या स्वैप्स क्यों आया गया, इसके एसेंस को समझेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, इन तीनों का मतलब, इन तीनों की वैल्यूएशन समझ ली है। आज स्वैप्स के ऊपर बात करते हैं। स्वैप्स इन तीनों इंस्ट्रूमेंट से अलग कैसे है, उन तीनों कॉन्ट्रैक्ट से अलग कैसे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बात को स्टार्ट करते हैं सिंपल एग्जांपल से। आप सैलरीड एम्प्लॉय, आपको महीने के 1 लाख रुपए आ रहे हैं। आप सैलरीड एम्प्लॉय, आपको महीने के 1 लाख रुपए आ रहे हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं हो। ऐसे ही होता है ना, हम सेटिस्फाइड नहीं है, 1 लाख रुपए आ रहे हैं। आप कह रहे हो अपने दोस्त से, यार दोस्त, वो बिजनेस करता है, दोस्त मेरे पास 1 लाख रुपए महीना आ रहा है। तेरे तेरे तो बिजनेस है, तेरे तो बहुत सारी कमाई होती है, तेरे तो बहुत सारी कमाई होती होगी। बिजनेस वाला कह रहा है, कमाई का पता नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा नीचे हो जाता है। जॉब वाला कहता है, मेरे को अपना बिजनेस दे दे, और बिजनेस वाला कहता है, मेरे को अपनी जॉब दे दे। हैं, ये क्या हो रहा है? जॉब वाला ऐसा डायरेक्टली जॉब नहीं मांग रहा उससे, वो कह रहा है यार हम कुछ अग्रीमेंट करते हैं, मैं तेरी लाइफ जीना चाहता हूँ। जॉब वाला कह रहा है मैं बिजनेस वाले की लाइफ जीना चाहता हूँ, बिजनेस वाला कह रहा है कि मैं तेरी लाइफ जीना चाहता हूँ जॉब वाले की। अब ये अग्रीमेंट्स कर रहे हैं। अग्रीमेंट क्या कर रहा है जॉब वाला? जॉब वाला कह रहा है कि मेरे 1 लाख रुपए तेरे, मेरे 1 लाख रुपए जो आगे आगे जाके सैलरी आने वाली है वो तेरी, वो सारे कैश फ्लोज में तेरे को देता हूँ, आगे होने वाले 1 साल के लिए तू ले ले। और बिजनेस वाला क्या बोलता है, आगे जाके जो मेरे को बिजनेस में कैश फ्लो होने वाले, क्या पता कम कैश फ्लो हो, क्या पता ज्यादा कैश फ्लो हो, वो सारे के सारे मैं तेरे को देता हूँ 1 साल के लिए। ये स्वैप अग्रीमेंट में एंटर कर लिया। इस स्वैप अग्रीमेंट में क्या किया गया, जो भी एक अंडरलाइन एसेट के कैश फ्लोज, फ्यूचर में कैश फ्लोज होने वाले हैं, उसको चेंज, एक्सचेंज, स्वैप कर लिया गया। समझ में आती है बात? ऐसे अग्रीमेंट्स क्यों है? आपका जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसने अग्रीमेंट क्यों किया? क्योंकि उसको लग रहा है बिजनेस के अंदर ज्यादा कमाई है, तो मेरे को बिजनेस के कैश फ्लो चाहिए। और बिजनेस वाले ने अग्रीमेंट क्यों किया? बिजनेस वाला कह रहा है यार आजकल पता नहीं मंदी चल रही है, कभी नीचे कभी ऊपर, क्या पता मेरे को इनकम हो ना हो, मैं अपने आप को हेज करके चलता हूँ। 1 लाख रुपए महीना तो मिलना ही मिलना है मेरे को, मैंने अग्रीमेंट कर लिया, मेरे को आगे 12 महीने के 1-1 लाख रुपए आप दे दो। दोनों इसलिए अग्रीमेंट करेंगे ना, कोई बेच रहा तो कोई खरीदेगा, तभी तो स्वैप होगा, अग्रीमेंट होगा। ठीक है, यही एसेंस है स्वैप का। इसके अंदर बेटिंग चल रही है कि आगे जाके एक एसेट कितना रिटर्न देने वाला है, उसको हम स्वैप कर लेते हैं। मेरे एसेट का रिटर्न आपको, आपके एसेट का रिटर्न मेरे को, यही स्वैप्स है। पढ़ते हैं। A swap is an agreement between two parties to exchange sequence of cash flow for a set period of time। हम कैश फ्लोस को चेंज कर रहे हैं, जो एक एसेट के कैश फ्लो, एसेट जनरली चेंज, यूजुअली, बट अंडरलाइन, यूजुअली एसेट एक्सचेंज नहीं होते, सिर्फ कैश फ्लोस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है जी, इस बात को क्लियर करेंगे आगे जाके। A swap is an agreement between two parties to exchange sequence of cash flow for a set period of time. Usually at the time of contract is initiated, at least one of the series of cash flows is determined by a random or uncertain variable। ये क्या बात बोल दी गई? बात इन्होंने बोला कि जो असेट के ऊपर कैश फ्लो की एक्सचेंज की बात करें, असेट वन, असेट टू, इनके अंदर एक ना एक एसेट के कैश फ्लोस रैंडम, अनसर्टेन, वेरिएबल होने चाहिए। हैं, इसका क्या मतलब? अगर एसेट वन का कैश फ्लोस, फ्यूचर कैश फ्लोस फिक्स्ड है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज, और एसेट टू के आगे के कैश फ्लोस फिक्स्ड है 1.2 लाख रुपीज, तो क्या ये स्वैप अग्रीमेंट में एंटर करेंगे? जिसके पास एसेट टू है वो स्वैप करेगा एसेट वन वाले से, कहेगा भाई हर बारी मेरे ही ज्यादा है, मैं क्यों स्वैप करूं, हर बारी मेरे को 1.2 लाख मिलने वाला है, मैं आपसे स्वैप नहीं कर रहा, आप जाइए। बात समझ में आती है? तो एक लेग का अनसर्टन होना जरूरी है, तभी तो स्वैप अग्रीमेंट्स होंगे यार। अगर दोनों फिक्स है तो स्वैप अग्रीमेंट नहीं होगा, जिसको ज्यादा कैश फ्लो आएगा वो मना कर देगा, भाग जाएगा वो। द प्रिंसिपल यूजुअली डज नॉट चेंज हैंड। अब इसके अंदर क्या वर्ड है, जो प्रिंसिपल, जो असेट है, इसमें प्रिंसिपल का मतलब असेट, असेट यूजुअली अपने हैंड एक्सचेंज नहीं करता है जो इन्वेस्टर्स है। इसका क्या मतलब है? एक केस के अंदर चेंज कर सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द प्रिंसिपल यूजुअली डज नॉट चेंज हैंड ड्यूरिंग और एट द स्वैप। जो भी स्वैप होने वाला है कोई प्रिंसिपल एक्सचेंज नहीं करेगा, बट जो हम फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस में पढ़कर आए थे, वहां पर हमने बात करी थी
कि आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी स्टॉक की। अगर आपने फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर रखा है तो आपको खरीदना पड़ेगा वो स्टॉक को। फ्यूचर्स वाला कर रखा है तो फ्यूचर में आपको वो स्टॉक लेना पड़ेगा। ऑप्शन में अगर आपने ऑप्शन अवेल कर लिया तो आपको वो स्टॉक की डिलीवरी लेनी पड़ेगी या डिलीवरी देनी पड़ेगी। बात समझ में आती है? इसके अंदर डिलीवरी लेने की बात नहीं चल रही है एसेट की। इसके अंदर कह रहे हैं सिर्फ उसके कैश फ्लोस कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो उस एसेट से अर्निंग होने वाली है, सिर्फ हम उस अर्निंग्स को स्वैप कर रहे हैं। ओए होए होए, यही बात है, यही बात है। स्वैप्स आर प्राइमरी ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको ये वर्ड समझ में आना चाहिए, 100 बार एक्सप्लेन कर दिया। ओवर द काउंटर मतलब आप टेबल पे बैठ के आमने सामने दो पार्टीज मिलकर एग्रीमेंट कर रही है। ओवर द काउंटर का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड। एक्सचेंज ट्रेडेड क्या होता है? इससे आपका सेंसेक्स पे लिस्टिंग, आपका बीएससी लिस्ट कर दे, आपका एनएससी वो प्रोडक्ट को लिस्ट कर दे तो उसको एक्सचेंज में ट्रेड कहते हैं। उसमें एक पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में अग्रीमेंट कर रहा है। ओवर द काउंटर स्टैंडर्डाइज नहीं, कस्टमाइज्ड अग्रीमेंट होता है कि मेरे को कौन सा एसेट स्वैप करना है, एक्सचेंज को कैसे पता, और जिस जो एसेट से मेरे को एक्सचेंज करना है दोनों का मिलना मुश्किल है ना, तो इसीलिए ये ओवर द काउंटर ही अग्रीमेंट होते हैं। इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया जा सकता, इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया जा सकता। Swaps are primarily over-the-counter contracts between companies or financial institution. Retail investors do not generally engage in swap. आपके और मेरे जैसे, हमारे जैसे लोग नहीं करते swap, बेटे बड़े लोगों का खेल है। छोड़ो छोड़ो। अब टाइप ऑफ स्वैप्स को हम पढ़ने वाले, समझने वाले, ठीक है। एक इंटरेस्ट रेट स्वैप सबसे ज्यादा फेमस। इंटरेस्ट को स्वैप किया जाता है इस केस में अगर आपने लोन ले रखा है फॉर एग्जांपल 9% के हिसाब से, और एक फिक्स्ड रेट पे आपने लोन ले लिया, और मार्केट में आपको पता है लोन चलते हैं वेरिएबल रेट पे भी। लाइबोर से लिंक कर दिया, माइबोर से लिंक कर दिया, जो लंदन के एक्सचेंज का रेट चल रहा है, जो क्या कहते हैं इंटरबैंक रेट है, जो मुंबई के अंदर इंटरबैंक रेट चल रहा है, उसके ऊपर प्लस कुछ स्प्रेड ले लिया जाता है। तो ये वेरिएबल लिंक होगी ना, लाइबोर ऊपर नीचे हो सकता है, माइबोर ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस केस के अंदर लोग स्वैप अग्रीमेंट्स कर लेते हैं। जिसका 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको लगता है आगे जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाले, मैं अपने इस एक्सपेंस, इंटरेस्ट के एक्सपेंस को स्वैप कर लूंगा लाइबोर से, लाइबोर जाके कम जाएगा तो मेरे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जिसका लोन लाइबोर पे चल रहा है वो कहेगा यार लाइबोर आगे जाके बढ़ सकता है, तो मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ उसके कैश फ्लोस को, अपने एक्सपेंस को एक्सचेंज कर लेता हूँ 9% वाले, फिक्स हो जाएगा रेट, इतना इंटरेस्ट जाने में कोई सरदर्दी लेने की जरूरत ही नहीं है। सर आप ये बताओ कि ये एक्सचेंज एक पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइबोर ऊपर जाने वाला है और दूसरी पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइबोर नीचे जाने वाला है? यही तो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आप अगर कोई शेयर खरीदने जाते हो, आप इसलिए खरीदते हो ना कि आपको लगता है कि उसका प्राइस बढ़ने वाला है, और दूसरी पार्टी जो बेचने आती है वो बेवकूफ है, उसको भी तो उसको क्या लगता है वो क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसको लगता है प्राइस नीचे जाने वाला है, इसलिए तो अग्रीमेंट्स होते हैं यार। ठीक है, टाइप ऑफ स्वैप्स क्या होता है? इंटरेस्ट रेट स्वैप्स होता है, पढ़ेंगे। करेंसी, फॉरेन करेंसी को स्वैप किया जाता है, वो पढ़ेंगे। कमोडिटी स्वैप, सीडीएस, इक्विटी स्वैप्स। सीडीएस आपको बड़ा मजा आएगा सुन के, इसके अंदर स्टोरी डिस्कस करेंगे। चलो जी, इंटरेस्ट रेट से स्वैप से हम डिस्कशन करते हैं। द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट स्वैप इज अ प्लेन वैनिला इंटरेस्ट का रेट का स्वैप। हम रेट को स्वैप कर रहे हैं भाई, मेरा फिक्स्ड रेट तेरा, तेरा वेरिएबल रेट मेरा। इन दिस स्वैप पार्टी ए एग्रीज टू पे पार्टी बी अ प्री डिटरमाइंड। ये क्या लिखा हुआ है, छोड़ो इसको, इसका डायग्राम बनाया हुआ है। देखो कंपनी ए ने कोई लोन ले रखा है, 20 करोड़ का लोन ले रखा है, 20 करोड़ का लोन ले रखा है, जिसके ऊपर वो 6% के हिसाब से 6% के हिसाब से क्या कहते हैं इंटरेस्ट दे रही है। और कंपनी बी ने लोन ले रखा है कितना, सेम रेट का ही, सेम रेट का होना चाहिए ना तभी तो स्वैप होगा, 20 करोड़ का। अगर सेम रेट का नहीं ले रखा, मतलब अग्रीमेंट तो कस्टमाइज कर लेंगे ना कि 20 करोड़ तक के लोन का हम स्वैप कर लेते हैं, ठीक है। तो 20 करोड़ का लोन बी कंपनी ने ले रखा है, लाइबोर प्लस 1%, लाइबोर प्लस 1%, लाइबोर प्लस 1%। अब कंपनी ए कंपनी बी के पास गई कि आप जो आगे जाके इंटरेस्ट का एक्सपेंस होने वाला है या इनकम होने वाली है, क्या पता आपने एफडीज कर रखी हो इसके ऊपर, किसी को इन्वेस्टमेंट दे रखी हो, आप कंपनी ए कंपनी बी से मिले। उन्होंने बोला भाई मेरे को फिक्स्ड रेट की, मतलब क्या कहते हैं एक्सपेंस होने वाला था, मान लेते हैं लोन लिया रखा है, तो हमने बोला कि यार हमारा तो फिक्स्ड रेट का एक्सपेंस होने वाला है 6%। कंपनी ए कहती है, कंपनी बी कहती है मेरा भी एक्सपेंस होगा, वो लाइबोर प्लस 1% पे होगा। कंपनी ए कंपनी बी मिलकर कहते हैं, कंपनी ए कहती है मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे जाके ना लाइबोर का कम होने वाला है,
और कंपनी बी कहती है आगे जाके लाइबोर बढ़ने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है। तो कहते हैं चेंज कर रहे थे कैश फ्लोस। कंपनी ए कहती है मेरा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है वो मैं आपको दे दूंगी, मेरा फिक्स आपका जो लाइबोर का एक्सपेंस आएगा वो आप मेरे को दे देना, मैं भर दूंगा। जो आपका लाइबोर का एक्सपेंस आएगा वो मैं भर दूंगा और मेरा फिक्स्ड वाला एक्सपेंस आप भर देना। इन्होंने अपने आगे के एक्सपेंस को एक्सपेंस जो होने वाला उसको स्वॉप कर लिया। अब पढ़े इसके अंदर एक एग्जांपल लेके करते हैं। फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द मंथ के बारे में बात करते हैं। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट की पेमेंट आ रही थी वो आ रही थी, कुछ भी मान रहे हैं 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस। और कंपनी बी का जो लाइबोर पे वेरिएबल रेट था उस पे पेमेंट आ रही थी 9 लाख रुपीस, 9 लाख रुपीस। इस केस में कंपनी ए कह रही मेरे को फायदा हो गया, मेरा 10 लाख का जो एक्सपेंस था अब वो कंपनी बी बियर करेगी और कंपनी बी के 9 लाख का एक्सपेंस जो वेरिएबल था वो 9 लाख ही आया, वो मैं बियर करूंगा। तो कंपनी ए को फायदा हो गया 1 लाख के कैश फ्लोस का। एंड में जो इसका डिफरेंस होता है ना बेटे, 1 लाख का जो डिफरेंस है वो कंपनी बी को दे देगी। ऐसे ही सेकंड ईयर में क्या हुआ, सेकंड ईयर में फिर से इसका एक्सपेंस तो फिक्स्ड है कंपनी ए का 10 लाख, 10 लाख ने बिल भेज दिया कंपनी ए को, भाई 10 लाख का इंटरेस्ट एक्सपेंस है आप बियर करोगे। और कंपनी बी ने अपना बिल रेस किया, अब मेरा इंटरेस्ट 15 लाख हो गया, वेरिएबल है ना, ज्यादा हो गया इंटरेस्ट, अब 15 लाख आप पेमेंट कर दो। तो कंपनी ए 5 लाख रुपीस कंपनी बी को दे देगी, कंपनी बी को दे देगी, कंपनी बी को दे देगी। यही है। ठीक है जी। तो ये इंटरेस्ट रेट स्वैप यही है, ज्यादा कुछ है नहीं, यही बात है। आगे जाके पढ़ते हैं और कुछ, एक और टर्म पढ़ते हैं। अब आया एक फॉरेन करेंसी स्वैप्स। इसके अंदर फॉरेन करेंसी का स्वैप हो रहा है बट इसके अंदर असेट्स भी हाथ चेंज कर रहे हैं। इसमें असेट्स क्यों हैंड चेंज कर रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। फॉरेन करेंसी स्वैप से हमें क्या समझ में आता है, सर फॉरेन करेंसी में क्या फर्क आ सकता है? आपका क्या कहता है, रुपया ऊपर नीचे हो जाएगा, डॉलर ऊपर नीचे हो जाएगा, हम उसके अंदर जो डिफरेंस आने वाला उसी को स्वैप करेंगे ना, आगे जाके कोई डिफरेंस आने वाला उस पर स्वैप करेंगे, यही बात है। द प्लेन वेलिना करेंसी स्वैप इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग प्रिंसिपल एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आपने सिर्फ क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज का स्वैप कर लिया तो उसके ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है आप उसको पेमेंट कर दोगे। बट एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर फॉरेक्स के लोन स्वैप हो रहे हैं और साथ में इंटरेस्ट भी स्वैप हो रहे हैं, जो हमने ऊपर इंटरेस्ट पढ़ा वो भी स्वैप हो रहा है और लोन भी स्वैप हो रहे हैं। ये होता क्यों है इसके एसेंस को समझते हैं। कंपनी ए अमेरिकन बेस्ड कंपनी और कंपनी बी एक इंडियन बेस्ड कंपनी। कंपनी बी कह रही है मैं अमेरिका में जाके काम करूंगी, अमेरिका में जाके काम करूंगी, यूएसए में जाके काम करूंगी। और कंपनी ए कह रही है मैं इंडिया में जाके काम करूंगी, मैं इंडिया में जाके काम करूंगी। अब कंपनी बी गई अमेरिकन बैंक के पास, यूएसए के बैंक के पास। यूएसए बैंक ने थोड़ी सी एंट्री में मना करी और उन्होंने बोला कि आपको लोन चाहिए क्योंकि आप इंडियन कंपनी हो, आपका यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ मतलब एसेट्स नहीं है, इतना कुछ है नहीं, आपकी कोई गुडविल नहीं है, मैं आपको लोन देने को तैयार हूँ, बिजनेस करने वाले हो आप यूएसए में, आपको लोन चाहिए, लो मेरे से लोन लो, बट मैं थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करूंगी। ऑब्वियसली अमेरिकन बैंक अगर किसी इंडियन कंपनी को लोन देगा, जो इंडियन कंपनी अमेरिका में जाके बिजनेस करेगी, तो क्या पता थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करे। अमेरिकन कंपनी को वही लोन अमेरिका की मार्केट में 4% पे मिलेगा, तो इंडिया के बंदे को 5%, 6%, 7%, पता नहीं कितने परसेंट पे दे दे, मान के चल लेते 6% पे दे दे। तो इंडियन कंपनी जो अमेरिका में जाके काम करने वाली है उसको सीधा सीधा नुकसान हो रहा है ना 2% का। चलो जी, हमें बात समझ आती है। अब क्या होगा, ऐसे ही अमेरिकन कंपनी अगर इंडिया में आके काम करेगी, उसको रुपीज में लोन चाहिए, तो इंडियन बैंक इंडियन कंपनी को प्रेफरेंस देंगे। अगर अमेरिकन कंपनी यहाँ पे आके एस्टैब्लिश होगी, उसको लोन देना होगा, तो थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा कर देंगे ना, बाहर की पार्टी है। तो ऐसे दोनों साइड के बैंक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो उनके लिए रिस्पेक्टिव फॉरेन कंपनी है। हमें बात अभी तक समझ में आती है। आगे क्या होने वाला है, अब कंपनी ए और कंपनी बी दोनों आपस में मिल रहे हैं, कंपनी ए और कंपनी बी दोनों आपस में मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कंपनी बी, इंडियन कंपनी अमेरिकन कंपनी को कह रही है यार मैं तेरे कंट्री में आके लोन लेती हूँ ना तो मेरे को महंगा देते हैं, 6% या 7% पे देते हैं मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अमेरिकन कंपनी कहती है तेरे लिए लोन मैं ले लेता हूँ, तेरे लिए लोन मैं ले लेता हूँ, मेरे को 4% पे मिल जाएगा। और फिर तू ऐसा कर, तू मेरे लिए लोन ले ले इंडिया के अंदर,
तू मेरे लिए लोन ले ले इंडिया के अंदर, देखो इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। सेम कंट्री अमेरिका के साथ भी तो ये करती है ना, अमेरिकन कंपनी के लिए इंडियन रेट में, इंडियन की डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि इंडियन बैंकर्स के लिए फॉरेन कंपनी है। तो क्या अमेरिकन कंपनी इंडियन कंपनी को कह रही है कि तू मेरे लिए लोन ले ले फिर। अब इन्होंने अपने अपने लोकल बैंक से लोन ले लिए और उसको अंदर खाते ट्रांसफर कर दिया, अंदर खाते दूसरी कंपनी को भेज दिया। अब कंपनी ए ने अमेरिका के अंदर, अमेरिकन कंपनी ने अमेरिका के बैंक से लोन लिया, कुछ भी लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन US डॉलर लिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिले, 4% पे, और ये लोन उठा के दे दिया। ये लोन उसने उठा के दे दिया किसको, कंपनी बी को। कंपनी बी, ये ले तेरा 10 मिलियन का तेरे लोन चाहिए था ना, ये ले $10 मिलियन का लोन 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तेरे को अगर तू डायरेक्टली आता तेरे को महंगा पड़ता। कंपनी बी ने क्या किया, तू इक्विवेलेंट अमाउंट जो तूने मेरे को $10 मिलियन दिए, तू रुपये के टर्म से मुझसे वापस ले ले अभी के अभी। तो 73.86 करोड़ रुपीस, 73 करोड़ रुपीस इंडियन कंपनी ने इंडिया के बैंक, लोकल बैंक से लोन लिया और दे दिया अमेरिका को। ले भाई 10 मिलियन तूने मेरे को दिया, तो उतने ही पैसे इंडियन रुपए के अंदर तू मुझसे वापस ले ले। लो जी, बात होगी, बात होगी, यही बात हुई। इन्होंने फॉरेन क्या कहते हैं, अपना अपना लोन उठाया और एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। अब समझ में आती है। अब जब इंटरेस्ट की पेमेंट की बारी, अब समझो कि 1 साल के बाद ये लोन मैच्योर हो गया, एक एक साल के लिए लिया था। 1 साल के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, कंपनी बी, कंपनी ए से $10 मिलियन लिए थे 4% पे, अब वो कंपनी बी वापस कर देगी 1 साल के बाद। लो भाई कंपनी ए, अपना $10 मिलियन का लोन लो, मेरे से 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो। और कंपनी ए कंपनी बी को क्या बोलेगी, लो कंपनी बी, अपना 73.86 करोड़ का लोन मेरे से वापस ले लो, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो। अब आपको बात समझ में आई, जो बैंक, रिस्पेक्टिव बैंक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने वाले थे, वो दोनों कंपनी ने अग्रीमेंट करके नलिफाई कर दिया, कम कर दिया, कम कर दिया। बात समझ में आती है। उन्होंने स्वैप कर लिया, एक फॉरेन करेंसी का स्वैप हुआ, प्रिंसिपल्स ने हैंड को एक्सचेंज किया, और साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनका स्वैप हुआ। ये बहुत ही बड़े बड़े अग्रीमेंट्स होते हैं, हजारों करोड़ के अग्रीमेंट्स होते हैं जो भी स्वैप्स होते हैं। तो इसमें अगर आपको आधा परसेंट, 0.25 बेसिस पॉइंट इतना भी फर्क पड़ता है, तो उसका अमाउंट बहुत अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे से बता रहा हूँ कि स्वैप्स ये क्यों मतलब बेनिफिशियल है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हमें बात समझ आती है जी। बात क्या 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 कॉन्सेप्ट है, मजा आ गया। The plain vanilla currency swap involve exchanging principal and fixed interest payment on a loan in a one currency for principal and fixed interest payment on a similar loan in another country. हमने सेम एक लोन उठा के दे दिया और उतना ही लोन उससे वापस ले लिया। अनलाइक एन इंटरेस्ट रेट स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर जो भी हमने ऊपर पढ़ा, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट हैंड्स एक्सचेंज कर रहे थे। इस केस के अंदर द पार्टीज टू अ करेंसी स्वैप will exchange principal amount at the beginning and at the end of the swap। इसमें प्रिंसिपल्स भी हैंड एक्सचेंज कर रहे हैं। कंपनी बी को $10 मिलियन मिले थे और कंपनी बी $10 मिलियन ही वापस करेगी। ठीक है जी, बात समझ आती है। अब कंपनी ए को कोई फर्क पड़ा, उसने $10 मिलियन दिए और मिल गया उसको $10 मिलियन वापस। उसने डॉलर में पेमेंट करी, उसने को डॉलर में पेमेंट रिसीव होगी, कोई फॉरेक्स का फर्क तो आया नहीं ना उसको। ऐसे ही कंपनी बी ने 73 करोड़ रुपीस दिए, 73 करोड़ रुपीस दिए थे किसको, कंपनी ए को। कंपनी ए ने 1 साल के बाद 73 करोड़ रुपए ही वापस कर दिए। कंपनी बी को कोई फर्क पड़ा नहीं, मैंने 73 करोड़ दिए थे, 73.86 करोड़ मेरे को वापस आ गए। कोई करेंसी का रिस्क तो रहा ही नहीं ना दोनों के पास। चलो जी, क्या बात है। और इंटरेस्ट की पेमेंट दोनों की कम हो गई। ठीक है जी, हमें बात समझ आती। अच्छा स्वैप था। एक पढ़ते हैं हम कॉमोडिटी स्वैप, यही और कुछ नहीं, आप स्वैप यही करेंगे हम कि क्या डिफरेंस आ रहा है। कॉमोडिटी स्वैप के अंदर क्या होगा, एक कॉमोडिटी के ऊपर जो कैश फ्लोस, एक कॉमोडिटी के अंदर कोई वेरिएबल होने वाली, कॉमोडिटी की वैल्यू ऊपर नीचे होने वाली है, उसके ऊपर हमने स्वैप कर लिया। कॉमोडिटी, मेरे को लगता है तेरी कॉमोडिटी की वैल्यू ऊपर जाने वाली है, दूसरी पार्टी को लगता है कि तेरी कॉमोडिटी की वैल्यू ऊपर जाने वाली है, तो हमने बोला स्वैप कर लेते हैं। तेरी कॉमोडिटी की इस प्राइस के ऊपर अगर कोई वैल्यू ऊपर गई वो मेरे को दे दियो, या नीचे गई तो मैं तेरे को दे दूंगा, और दूसरी पार्टी कहेगी तेरी कॉमोडिटी की वैल्यू ऊपर गई तू मेरे को दे दियो, नीचे जाएगी तो मैं तेरे को दे दूंगा। बेटिंग ही चल रही है, बेटिंग चल रही है पूरी की पूरी। अ कॉमोडिटी स्वैप इज अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर टू पार्टीज agrees to exchange cash flows dependent on the price of an underlying commodity। कॉमोडिटी की प्राइसेस में जो डिफरेंस,
जो डिफरेंस आने वाला है उसको हम चेंज करते हैं, आज हम एक्सचेंज कर लेंगे। A commodity swap is usually used to hedge against price swings in the market for a commodity। कोई commodity की प्राइसेस ऊपर नीचे ना चले जाए तो उसके लिए हम उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि ऑयल एक कमोडिटी है, उसके प्राइसेस ऊपर नीचे ना चले जाए तो मैंने उसके कमोडिटी का स्वैप ले लिया। Commodity swaps allows for the producer of a commodity and consumer to lock in the price। अब कॉमोडिटी का प्रोड्यूसर, ऑयल का प्रोड्यूसर, गल्फ कंट्रीज, वो क्या करेंगे, भाई हमारा तो प्रोडक्शन होने वाला है, हम पहले ही स्वैप अग्रीमेंट कर लेते हैं, पैसों का पहले अग्रीमेंट कर लेते हैं। ऐसे ही जो कंज्यूमर है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, वो पहले ही अग्रीमेंट्स करके रखते हैं कि आगे जाके इस कॉमोडिटी के प्राइसेस अपना हो जाए और कॉमोडिटी की हमें डिलीवरी मिले, हमें डिलीवरी चाहिए कॉमोडिटी की, हम अग्रीमेंट करके रखते हैं स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, अब पढ़ते हैं सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या होता है। क्या हुआ, बैंक्स जब भी लोन देते हैं तो उनको डर होता है ना कि यार क्रेडिट जिसको हमने लोन दे रखा है वो डिफॉल्ट कर दे, तो ये इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं कि हमारा, हमने जिसको लोन दे रखा है कहीं वही डिफॉल्ट ना कर दे। आजकल वैसे उल्टा चल रहा है, आजकल बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं, क्या बात है, डीआईसीजी से आके 5-5 लाख रुपए दे देता है। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट के अंदर बैंक को लगता है क्या पता जिस कस्टमर को मैंने लोन दे रखा है वो डिफॉल्ट कर दे, तो मैं उसके अगेंस्ट क्रेडिट डिफॉल्ट का स्वैप ले लेता हूं। अगर डिफॉल्ट हुआ तो मैंने जिससे स्वैप लिया है वो लॉस को बियर करेगा, मैं लॉस को बियर नहीं करूंगा। क्या कॉन्सेप्ट है, आपने जो रिसेशन आया था यूएसए के अंदर, उसके अंदर सीडीएस का भी लेना देना था। पढ़ते हैं कैसे। बैंक ने लोन दे दिया, हाउसिंग मार्केट में लोगों को भर भर के लोन दे दिए। अब जब वो लोन दे रहे थे तो उन्होंने उसके अगेंस्ट सीडीएस ले लिया, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स भी ले लिया। बैंक अपने आप को हेज करके चल रहा है, बैंक कह रहा है मेरे को कुछ नहीं हो सकता, बैंक कह रहा है मेरे को क्या हो सकता है, मैंने लोन दिया और उस लोन के अगेंस्ट मैंने इंश्योरेंस ले ली, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स लेके मैंने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स ले लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके। बैंक कह रहे मैं तो एकदम हेज हूं, कुछ हो नहीं सकता बैंक को। बट जैसे ही मार्केट गिरने लगी, जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर ने वो वाले पेमेंट करनी छोड़ दी, बैंक बैंक क्या बैंक कह रहा है यार रिटेल वाला पैसा नहीं दे रहा, कोई भी पैसे नहीं दे रहा, हाउसिंग मार्केट अब मेरे को पैसे नहीं दे रही, जिन जिनको मैंने लोन दे रखा है कोई भी लोन की रीपेमेंट नहीं कर रहा। तो बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के पैसे मांगे। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, सारे के सारे डिफॉल्ट कर रहे हैं, सारे के सारे डिफॉल्ट कर रहे हैं, पेमेंट दो पेमेंट दो। जैसे उन्होंने इतनी सारी पेमेंट मांगने लगी, जो इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी, उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी। हमारे पास पैसा ही नहीं है, इतना पैसा हम दे नहीं सकते, बैंकरप्सी फाइल कर दी। जैसे ही उन्होंने बैंकरप्सी फाइल करी, बैंक के पास खुद के पास पैसा नहीं रहा, बैंक ने भी बैंकरप्सी फाइल कर दी, बैंक ने भी बैंकरप्सी फाइल कर दी। यही है, प्लीज वॉच मूवी द बिग शॉट, द बिग शॉट। वो मार्केट, अच्छा देखो नाम कैसे ना, द बिग शॉट, बड़ा छोटा। अब इस शॉर्ट का मतलब यही है सेल करना। शॉर्ट में हम पढ़ के आ चुके ना फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर कि शॉर्ट करना क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग पढ़ कर आया। तो इसका मतलब है बिग, लोगों ने बड़ा शॉर्ट किया, सेल किया। कुछ पार्टीज ने जब रिसेशन आ रहा था तब उनको पता था कि ये मार्केट डिफॉल्ट करने वाली है, तो उन्होंने इस मार्केट के गिरने के ऊपर बड़ा शॉर्ट किया था, मतलब बेच दी इस मार्केट को कि हाउसिंग मार्केट को बेचो बेचो बेचो। इसमें उस कुछ पीरियड के अंदर जो जो मतलब ये फंड मैनेजर्स थे, कुछ ही लोग, उन्होंने बिलियन डॉलर्स में पैसा कमाया था। ठीक है जी, बात समझ आती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस मूवी के अंदर भी सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के बारे में चर्चा की गई है। द सीडीएस प्रोवाइड इंश्योरेंस फ्रॉम द डिफॉल्ट ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट, द बायर ऑफ अ स्वैप ट्रांसफर टू द सेलर द प्रीमियम पेमेंट। भाई प्रीमियम की पेमेंट्स होती है, जो बायर होते हैं प्रीमियम देगा ना इंश्योरेंस ले रहा तो। इन केस द एसेट डिफॉल्ट्स, द सेलर विल रीइंबर्स द बायर द फेस वैल्यू ऑफ द डिफॉल्ट एसेट। जैसे ही डिफॉल्ट करेगा कोई, क्या कहते हैं, पार्टी पेमेंट करने से, जो भी सेलर है स्वैप का, वो क्या करेगा, जितना वैल्यू का डिफॉल्ट हुआ उसकी पेमेंट कर देगा। वाइल द एसेट विल बी ट्रांसफर टू द बायर टू द सेलर। जो भी क्या कहते हैं लोन का एसेट है, जो भी हमने लोन दे रखा है, मेरे को डिफॉल्ट की पेमेंट कर दी इंश्योरेंस कंपनी ने, बैंक को इंश्योरेंस ने पेमेंट कर दी, उसने डिफॉल्ट किया। तो अब जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया वो किसकी होगी, इंश्योरेंस कंपनी की। इंश्योरेंस कंपनी अपने आप उससे पैसे निकलवाती रहेगी, बैंक इंश्योरेंस का पैसा लेके साइड हो गया। ठीक है जी, इक्विटी स्वैप्स को पढ़ते हैं। अब इक्विटी स्वैप्स क्या है, इक्विटी के अंदर जनरली क्या होगा, इक्विटी वालों को लगता है, जिसके पास इक्विटी पड़ी है, इक्विटी वालों को लगता है कि यार इक्विटी बहुत ही अनसर्टेन है, क्या पता प्राइसेस ऊपर जाए, क्या पता नीचे जाए, इक्विटी रिस्की है, और लगता है कि अभी मार्केट अच्छा रिटर्न नहीं देगी।
मैं कह रहा हूँ इक्विटी के पास पोर्टफोलियो 100 करोड़ की पोर्टफोलियो इक्विटी की मेरे पास। अब मैं गया, मेरे पास नहीं बेटा किसी के पास भी। अब मैं गया, मैं कह रहा हूँ यार ये इक्विटी मेरे को लगता है गिर जाएगी आगे जाके, तो मैं इसके ऊपर जो रिटर्न्स होने वाले हैं मैं उसको फिक्स्ड इनकम से स्वैप करना चाहता हूँ। जिसके पास पोर्टफोलियो है 100 करोड़ की, फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम आ रही है उसको, फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम आ रही है 100 करोड़ के ऊपर। अब वो जिसके पास फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो कह रहा है इस समय इक्विटी मार्केट बूम पे है, बूम पे है, आगे जाकर वो प्रॉफिट होगा। तो वो दोनों मिलते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला कहता है कि तेरे जो इक्विटी के रिटर्न है वो मेरे को दे दे, इक्विटी वाला कहता है तो तेरे फिक्स्ड इनकम रिटर्न है वो मेरे को दे दे। तो ये स्वैप अग्रीमेंट में आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड इनकम वाला ही स्वैप करे, कभी कभी इक्विटी इक्विटी दोनों अनसर्टेन है, वो आपस में स्वैप कर लेते हैं। जैसे ऑयल एंड गैस वाला, अगर किसी के पास किसी के पोर्टफोलियो में ऑयल एंड गैस के स्टॉक भर रखे हैं, वो कह रहा है यार ऑयल एंड गैस अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी, मैं इसके क्या कहते हैं आगे जाके रिटर्न से होने वाले उसको स्वैप करना चाहता हूँ, एनर्जी स्पेसिफिक क्या कहते हैं क्लीन एनर्जी से स्वैप करना चाहता हूँ। जो क्लीन एनर्जी वाला पोर्टफोलियो जिसने होल्ड कर रखा है वो कह रहा है यार क्लीन एनर्जी में अभी कुछ रिटर्न्स लग रहे हैं, अभी तो ऑयल एंड स्टॉक में रिटर्न्स है, मैं इसके जो आगे जाके रिटर्न होने वाला है उसको मैं ऑयल एंड गैस से स्वैप कर लेता हूँ। तो कोई भी कर सकता है ना, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है, मिलके बैठ के आप जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मर्जी चल रही है आपकी। आई होप आपको स्वैप्स समझ में आते होंगे, आसान समझ में आता होगा। छोटा सा लेक्चर यही समाप्त होता है। बाय बाय।